she was saying certain things behind my back or trying to manipulate the CVs and the data I had given to the management. तो वहाँ पे I got to know कि what is happening. अभी straight out of college, पहला साल है जॉब का एंड you're seeing कि अच्छा ये भी हो रहा है. Gosh. तो आपने कभी रेफरेंस से गलत इंसान को रखा है अपने कंपनी में कहीं? I would say रेफरेंस से नहीं. See, बड़े रेफरेंस से आपकी अथॉरिटी ना हो और ऑप्स ने बोला इसको रखना है एंड यू फील दैट दैट पर्सन इज नॉट गुड बट स्टिल बिकॉज ऑप्स ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस में ये होता है कि ये अच्छा है तो आपको इंटरव्यू नहीं लेना, आप बस फॉर्मेलिटी पूरी करिए. सो हैव यू एवर फेल्ट सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस? मेरी लर्निंग थी कि ऐसे डर के नहीं बैठना. मैं अगर 50 कैंडिडेट लेके गई हूँ बिजनेस के पास कि ओके आप इनमें से देख लो, कोई और है जिसकी अलग रैपो बनी हुई है मैनेजर्स के साथ, तो उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला. उस टाइप से वो चीज़ें होती हैं. आई एम श्योर यू हायर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम कैंपस. तो आपको क्या लगता है कि क्या वो गलतियाँ कैंपस वाले करते हैं जो शायद उन्हें बच्चों को सिखाना चाहिए so that they settled in once they are on floor? आपके साथ भी ऐसा हुआ जब लोगों ने आपको बहुत गलत लिया? I'm talking about corporate life. ऐसा हुआ कि किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा जिससे you completely shattered? कोई कितना अपनी टीम का क्रेडिट ले लेगा, कोई कितना फेक कर लेगा, 1 साल 2 साल, बट 3 साल 4 साल में दिखने लग जाता है. जसलीन, आपने अपनी पर्सनल लाइफ में कभी ऐसा फील किया है कि बिकॉज यू वर इंट्रोवर्ट people neglected you? I would not say neglect, but people always tend to stereotype you sometimes. वो एक stereotype बन ही जाता है कि अच्छा ये बोल नहीं रही है तो हो सकता है ये attitude दिखा रही हो. That happens sometime. स्कूल कॉलेज में ये होता था कॉन्वर्सेशंस में कि अच्छा ये साइड में बैठी हुई है तो मे बी शी डजंट वांट टू जेल अप विद अस, बट उनको ये पर्सपेक्टिव नहीं पता कि अच्छा शी इज ऑब्जर्विंग यू, या उसको मे बी कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं अच्छा मैं क्या बात करूँ, बहुत कुछ चल रहा होगा थॉट्स माइंड में, लेकिन मैं क्या बोलूँ, ठीक है बात चल रही है, आई एम जस्ट लिसनिंग. सो आई एम इन माई ओन कंफर्टेबल स्पेस. मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मुझे इनसे बात नहीं करनी है, बट दे आर थिंकिंग के ओके ये तो बात ही नहीं करती है. तो आई थिंक हम you're right, हम पर्सपेक्टिव के गेम में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं कि वो क्या सोच रहा है और हम क्या सोच रहे हैं. तो आपके साथ भी ऐसा हुआ जब लोगों ने आपको बहुत गलत लिया? आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट लाइफ. In the corporate, see, in the first couple of years, I would say I started with recruitments with a very renowned name in the ITES BPO sector. वहाँ पे in recruitment, see, you have to deal with a lot of candidates since वहाँ पे bulk hiring होती थी. So around 100 plus interviews मैं almost daily लेती थी वहाँ पे. And then फिर टीम से interaction करना, अलग अलग स्टेक होल्डर से डील करना. So वहाँ पे होता है कि ओके कौन किस लेवल तक अपने आप को प्रेजेंट करता है, क्योंकि मैं अगर 50 कैंडिडेट लेके गई हूँ बिजनेस के पास कि ओके आप इनमें से देख लो, कोई और है जिसकी अलग रैपो बनी हुई है मैनेजर्स के साथ, तो उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला. उस टाइप से वो चीज़ें होती हैं. बट लेटर ऑन आफ्टर दीज फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स इंडस्ट्री चेंज हुई और चीज़ें चेंज हुई, यू गेट टू नो कि अब समुद्र में कैसे तैरना है. सो दैट comes into your personality कि ओके इस चीज़ से ऐसे डील करना एंड इट्स फाइन. सो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है. यू कांट रियली चेंज अनदर पर्सन, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेंज योर सेल्फ, यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ एंड सी कि क्या चीज़ काम कर रही है. वाओ, आई लाइक दिस स्टेटमेंट, समुद्र में कैसे तैरना है तो जसलीन को आ गया है. तो मुझे ये बताओ कि जो नए लोग हैं जिनको स्विमिंग नहीं आती, तो वो समुद्र में कैसे अच्छे से तैर सकते हैं? क्या टिप्स हैं आपकी तरफ से? इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, आपने सुना होगा दोनों के बारे में. आपको लगता है कि जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं सक्सेसफुल सिर्फ वही होते हैं? नहीं, क्योंकि हमें डेफिनेशन बहुत गलत बताई गई है. हमें बताया गया है इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते या उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता. बट ये डेफिनेशन ही बहुत गलत है, क्योंकि इंट्रोवर्ट वो नहीं होते जो बोल नहीं पाते या जिन्हें बोलना नहीं आता. इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो ऑब्जर्व करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं. दे आर वेरी गुड लिसनर्स एंड दे बिकम वेरी गुड लीडर्स. आज का पॉडकास्ट इसलिए खास है बिकॉज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट कल्चर की. वहाँ किस तरीके से हैंड होल्डिंग बहुत ज़रूरी होती है सभी
फ्रेशर्स के लिए जो कॉलेजेस से आते हैं, हमें लगता है उनके कॉलेज ने उन्हें बहुत ट्रेन किया हुआ है, बट एक्चुअली में कॉलेज ने पढ़ाई में ट्रेन किया है। कॉलेज ने उन्हें इमोशनली क्वेश्चन देके और कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में ट्रेन नहीं किया। उन्हें ये नहीं बताया कि जब आप जॉब करते हैं प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, या किस तरीके से आपको मेंटोर चुनने हैं, या किस तरीके से कॉर्पोरेट लाइफ में एडजस्ट होना है। सो आज का पॉडकास्ट बहुत खास है बिकॉज हम बात करेंगे इन सभी चीज़ों की। सो आइए स्वागत करते हैं जसलीन कौर का। वेलकम जसलीन। जसलीन, कभी आपके साथ अपने करियर में, आई एम टॉकिंग अबाउट योर कॉर्पोरेट करियर, ऐसा हुआ कि किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा जिससे यू कंप्लीटली शैटर्ड? Shattered, not exactly shattered, but I remember again, my first job has a lot of Experiences. memories because उसमें I had that mindset कि okay, मुझे एक अच्छी कंपनी मिली है, एक अच्छी टीम मिली है, so मैं जो बनता है I'll do it. Wow. And I was the top performer also there. I got a lot of 3 months में top performer, 6 months top performer. तो एक वो माइंड में जो एम्बिशन था ना, इट वाज वेरी विजिबल। एंड रिक्रूटमेंट्स में यू हैव टारगेट्स इनिशियली व्हेन यू आर एट दैट 1 year 2 year लेवल एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्बिशन था कि ओके आई विल क्लोज दी हाईएस्ट नंबर्स, राइट। तो वहाँ पे व्हेन यू हैव दैट कॉम्पिटिशन और एम्बिशन इन माइंड, तो टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। लाइक देयर वाज अनदर पर्सन हु वाज मेरे एंड से नहीं था, आई वाज डूइंग माय वर्क, but she was trying to compete with me directly. तो वहाँ पे I got to know from someone that okay, no, she was saying certain things behind my back or trying to manipulate the CVs and the data I had given to the management. तो वहाँ पे I got to know कि what is happening. अभी straight out of college, पहला साल है जॉब का, and you're seeing कि अच्छा ये भी हो रहा है। Gosh. तो मैनिपुलेटिंग डेटा इज नॉट गुड। या मैनिपुलेटिंग लाइक मेरे डेटा में से उठा के अपने में रख लिया, उस टाइप से। तो बहुत कुछ होता है, बट अगेन दैट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस के ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सो हाउ डिड यू हैंडल दैट सिचुएशन? आई स्पोक टू माई मैनेजर एंड ही एंश्योर्ड के ठीक है, आई हैव टेकन दिस इनटू अकाउंट एंड आई विल मेक श्योर के आगे से नहीं हो। प्लस वंस ही वाज अवेयर, तो वो अब वो टॉपिक क्लोज हो गया कि ठीक है। तो अगर ऐसा किसी के साथ भी होता है, यू शुड बी ओपन अबाउट इट। एंड वो तो मेरी लर्निंग थी कि ऐसे डर के नहीं बैठना चाहिए पीछे। यू शुड बी ओपन, बी फियर्स, बिकॉज वो आपने काम किया है, राइट। एंड इफ समवन इज मैनिपुलेटिंग, आपकी कोई गलती नहीं है, एंड यू गेट टू नो फ्रॉम अ थर्ड पर्सन के ये हुआ है, सो बी ओपन, कन्फ्रंट दैट, एंड मैनेजमेंट के सामने यू कैन कीप इट अप। आपने अपना करियर रिक्रूटमेंट से स्टार्ट किया, राइट। तो जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो हम कैसे असेस करते हैं? इज इट ट्रू कि एट टाइम्स वी आर नॉट इन अ गुड मूड एंड हम सुनते ही नहीं है कैंडिडेट जो एक्सप्लेन करना चाहता है और हम रिजेक्ट कर देते हैं? इसमें या कभी हम ऐसे कैंडिडेट्स भी ले लेते हैं जो अच्छे नहीं है बट हमें नंबर फिल करने हैं? ऐसा मोस्टली मैंने होते हुए नहीं देखा है। कई बार अगर आप सिर्फ एक रिक्रूटर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि ओके मुझे सिर्फ नंबर्स दिखाने हैं, तो वो बहुत स्टार्टिंग के लेवल्स पे होता है, बहुत हाँ, एक जूनियर लेवल पे होता है। बट अगेन ऐसे लोग अगर आप आगे देते भी हो उनके सीवी, वो फाइनल राउंड्स नहीं क्लियर कर पाएंगे। इसीलिए मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होता है कि अगर फर्स्ट राउंड में क्लियर कर भी लिया है तो वो टेक्निकल नहीं कर पाएगा, वो एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं कर पाएगा, या अभी आजकल बहुत सारे साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स होते हैं जो बहुत कंपनीज करती हैं, वो नहीं होगा। तो अगर आप दे भी देते हो वो नहीं क्लियर होगा। सो वो एक माइंड में सेट हो जाता है कि अच्छा मैं फिर सिर्फ नंबर्स दिखाने के लिए नहीं करूँगा, राइट। क्योंकि वो मल्टीपल लेवल्स ऑफ असेसमेंट होता है, किसी एक पर्सन पे वो नहीं निर्भर है कि कौन आ रहा है कंपनी में, कौन नहीं आ रहा है। तो आपने कभी रेफरेंस से गलत इंसान को रखा है अपने कंपनी में कहीं? आई वुड से रेफरेंस से नहीं, बड़े रेफरेंस से? नो, नॉट रियली। जहां आपकी अथॉरिटी ना हो और ऑप्स ने बोला इसको रखना है, एंड यू फील दैट दैट पर्सन इज नॉट गुड, बट स्टिल बिकॉज ऑप्स ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस में ये होता है कि ये अच्छा है तो आपको इंटरव्यू नहीं लेना, आप बस फॉर्मेलिटी पूरी करिए। सो हैव यू एवर फेल्ट सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस? Not really, but
कई बार ऐसे रेफरेंसेस आते हैं, ओके सीनियर लेवल टू सीनियर लेवल ही, कि ओके ये सीवी आया, ये करना है, बट आई मेक श्योर कि मैं एक बार इवन इफ आई एम नॉट इन दी डिसीजन मेकिंग सर्कल ऑफ दैट प्रोफाइल, आई मेक श्योर कि मैं उनसे बात करूँ, उनको समझूँ, एंड अगर कुछ मुझे नेगेटिव फील होता है तो आई विल पुट माई पर्सपेक्टिव फॉरवर्ड, बाकी उनके ऊपर है। बट ऐसा मुझे कुछ एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है कि ऐसा हुआ हो कि हाँ वो रॉन्ग हायर हो गया हो। हर एक कॉर्पोरेट में किसी से भी बात कर लो, बहुत स्ट्रेस है यार, बहुत स्ट्रेस है यार, तो मतलब क्या स्ट्रेस है? सी अगर आपने ये स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ की बात आज से 10 साल पहले की होती तो लोग बोलते क्या बोल रहे हो, ये तो कहीं है ही नहीं, बिकॉज तब बहुत सारी चीज़ें आई नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी भी बहुत ही नेसेंट स्टेजेस पे था, स्टार्ट हो रही थी चीज़ें, राइट। आजकल कंपटीशन बढ़ गया है, लोगों का एम्बिशन बढ़ गया है, बिजनेस में इफ़ यू आर नॉट ऑन अ फास्ट मूविंग पाथ तो कोई और आगे निकल जाएगा, राइट। सो टाइमलाइंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, यू हैव टू डू अ सर्टेन थिंग इन अ स्टिपुलेटेड टाइमलाइन, आप उसको नहीं एक्सीड कर सकते हो। तो कंसिडरिंग ऑल दिस एक वो प्रेशर माइंड पे क्रिएट होता है कि अच्छा ये मुझे इसी गिवन टाइम में करना है एंड अच्छे से करना है, राइट। तो उससे स्ट्रेस होता है। आई हैव सीन लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, राइट, एंड प्री कोविड टाइम पे मोस्टली लोगों का होता था ऑफिस आए, शाम को 6 बजे गए एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग आफ्टर दैट। कोविड टाइम पे वर्क फ्रॉम होम आया एंड अगेन जो बाउंड्री थी कि अच्छा अब 6 बजे ऑफिस बंद हो गया है, उसके बाद काम नहीं करना, वो बाउंड्री कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गई, राइट। एंड यू केप्ट ऑन वर्किंग कि ठीक है घर से ये मैं कंफर्ट जोन में हूँ, आई एम वर्किंग, और वो मैं अपनी फ्री विल से कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आपको कोई फोर्स कर रहा है कि आप एक्स्ट्रा काम करके दो। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमने खुद ही ले लिया है अपनी बाउंड्रीज, किसी और ने नहीं बोली हैं, हम अपने ही फ्लो में करते गए एंड देन इट बिकेम अ हैबिट कि अच्छा ये तो एक जनरल एक्सपेक्टेशन है कि करते रहो। वो बाउंड्री कहीं ना कहीं जब डाइल्यूट हो जाती है तो वो प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी कहीं ना कहीं हम खुद ही ले रहे हैं अपने ऊपर। तो ये प्रेशर हम खुद ही ले रहे हैं ना, हमें कोई फोर्स नहीं कर रहा है Right. कि आप काम करो। और आई थिंक अगेन जो हम बात करते हैं कि हम सोच लेते हैं कि अगर मैं ज़्यादा काम करूँगा, मैं 12 घंटे काम करूँगा तो शायद मेरा बॉस खुश हो जाएगा, मेरी प्रमोशन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आपने देखे हैं अपने एक्सपीरियंस में ऐसे लोग जो एक्चुअली में प्रोडक्टिव नहीं हैं बट दे आर बिजी? कई लोग होते हैं, सी ईच टू देयर ओन, बट मेरा ये मानना है कि अगर आपका काम, आप सुबह 9 बजे आए हो, आपका काम 6 बजे तक नहीं हुआ है, देन वो आपको नेगेटिवली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपने क्वालिटी टाइम या तो उस टाइम में स्पेंड नहीं किया है, कि आपका काम एक्सीड हो रहा है वर्किंग आवर्स के बाद एंड आपको एक्स्ट्रा बैठना पड़ रहा है। सो वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली आपकी प्रोडक्टिविटी शो कर रहा है कि आप प्रोडक्टिव नहीं थे पूरा दिन। आप अगर एक्स्ट्रा आवर्स या जस्ट बैठने के लिए बैठे हो तो दैट डजेंट रिफ्लेक्ट कि हाँ आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो। ऑफ कोर्स जब रिक्वायर्ड है, कुछ डेडलाइन है एकदम, तो वो वैलिड रीज़न है, बट अगर आप अपनी फ्री विल से जस्ट बैठे हो ऑफिस में कि नहीं मुझे और बैठना है, इससे आसपास वाले लोग सोचेंगे मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। सी मैनेजमेंट को अपने लेवल से बहुत क्लियरली दिखती हैं चीज़ें कि कौन क्या कर रहा है, एंड इसीलिए बहुत लेवल्स पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी होता है एंड उसमें रिफ्लेक्ट होती है आपकी रेटिंग्स पे। आपको एक्चुअली लगता है कि जो पीएमएस होते हैं वो रियल बेस्ड होते हैं? बिकॉज कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। एक इंसान आपको दौड़ता हुआ दिख रहा है, इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअली में वो काम नहीं कर रहा क्योंकि उसकी टीम काम कर रही है। बट अप्रेजल में, पीएमएस की हम बात करते हैं, अप्रेजल उसका होता है, उसकी टीम में जो लड़का है उसका नहीं होता है। सो दीज आर रियल टाइम फैक्ट्स फ्रॉम कॉर्पोरेट। तो क्या आपका क्या ओपिनियन है इस पे? आई वुड से अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। कोई कितना अपनी टीम का क्रेडिट ले लेगा, कोई कितना फेक कर लेगा, 1 साल 2 साल, बट 3 साल 4 साल में दिखने लग जाता है। एंड टीम चेंज होती है, काम चेंज होता है, वेराइटी ऑफ वर्क चेंज होता है, राइट। तो आप कितना ही कर लोगे कि हाँ बिना काम किए यू आर सर्वाइविंग just with an impression management, you cannot survive in the long run because but there are a lot of leaders तो नहीं कहूँगी, there are a lot of managers, उनका गेम इसी पे चलता है, दिखाओ दिखाओ, काम कोई और कर रहा है और लोगों को पता भी है। विडंबना ये है कि कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता बिकॉज डिलीवरी वो कर रहे हैं तो ओनर्स के फेवरेट वो हैं, बट एक्चुअली काम नीचे वाली टीम कर रही है।
तो ओनर्स को तो पता ही नहीं है ना कि कौन कर रहा है। हाँ, See, when उस you're- लेवल हाँ, पे डू यू रियली थिंक कि ओनर विल गो डीप डाउन एंड सी कि कौन कहाँ क्या कर रहा है? ओनर को जो आउटपुट दे रहा है, आई थिंक दैट पर्सन विल बिकम हिज फेवरेट। So it's not about favoritism, I would say. See, एक ओनर ने एक टीम में हायरार्की होती इसीलिए है क्योंकि एक 5 लोग होंगे जो बेसिक काम कर रहे होंगे, देन उनके ऊपर एक टीम लीड होगा या मैनेजर होगा, वो ओनर से डील कर रहा होगा, राइट? अगर ओनर भी उन 5 लोगों से डेली बात करने लग जाए तो ओनर का तो बहुत सारा काम बढ़ जाएगा, उनको 5 लोगों की सुननी पड़ेगी। ओनर ने तभी वो मैनेजर को हायर किया है ताकि वो उनको वर्क का स्टेटस डेली बताए या जैसे भी बताए, राइट? तो उनको कहीं ना कहीं पता है कि अच्छा ये 5 लोगों का काम है एंड इस पर्टिकुलर पर्सन के पास ये है टीम। तो अगर वो मैनेजर बोलता भी है कि मैंने करवाया है या किया है, फाइनली ही नोज समवेयर और द अदर कि ये उन लोगों ने किया है। ओके, सो मैनेजर इज द फेस ऑफ द टीम। so are you talking about your experience or are you talking about the normal culture or normal things what we see in the industry? Because आप बहुत सारे forums में भी जाती हैं, they discuss these things. Right. तो अगर जैसे आप बता रही हैं, अगर ऐसा होता तो लोग परेशान क्यों होते? HR इतना परेशान क्यों होता? Because ये चीज़ें चल रही हैं. Even if they want, they cannot force owners or somebody to promote somebody who is genuinely right. तो ऐसे वो बेचारानेस क्यों है HR में? अगर जैसा आप बता रही हैं वैसा सब कुछ सही होता। सो जो मैंने देखा है, मैंने अपना पर्सपेक्टिव बताया उस चीज़ में, प्लस इस चीज़ को हटाने के लिए लाइक हमारी कंपनी में वी डू अ 360 डिग्री रिव्यू। सो ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ टॉप मैनेजमेंट से रिव्यू आ रहा है, आपके पीयर्स का भी रिव्यू हम लेते हैं, आपके जूनियर्स का भी रिव्यू लेते हैं। आप अगर 10 लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो 10 का पर्सपेक्टिव लिया जाता है, उनसे रेटिंग्स मांगी जाती हैं, उनसे फीडबैक मांगा जाता है डिटेल्ड बिफोर कमिंग टू अ कंक्लूजन कि किसने कैसा किया है लास्ट 1 ईयर में, राइट? तो व्हेन यू गेट अ होल सोल पर्सपेक्टिव, तो जो वो कब आता है? साल में एक बार या हर महीने? सी इसके भी लेवल्स होते हैं। जनरली हम 3 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ्स, 12 मंथ्स ऐसे करके रिव्यूज कलेक्ट करते हैं। चलिए 6 मंथ्स की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं 6 मंथ्स, मैं अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ, आई एम ऑक्यूपाइड, मेरे ऊपर 10 चीजें और हैं। 6 महीने में आप एक इंसान के बारे में मेरे से पूछ लो कि यार इसके बारे में बता दे, डू यू रियली थिंक आई विल से नेगेटिव थिंग? नो, आई विल से चल छोड़ यार, अप्रेजल क्यों खराब करूँ, ठीक ही है, ओके चले गए। तो ये कहाँ, मतलब ये सही अप्रेजल कैसे हुआ? इनफैक्ट वो बंदा इंसान बात ही नहीं कर रहा है। मतलब मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ जसलीन, एंड आई एम श्योर आपने भी ये चीजें देखी होंगी। हमें अंदर से सब पता है कि जो हम कर रहे हैं दैट्स ये ऊपरी ऊपरी है और एक्चुअली बेस लेवल पे हम काम नहीं कर रहे हैं। बट दीज आर सिस्टम्स जो आप भी फाइट नहीं कर सकते, मैं भी फाइट नहीं कर सकती। बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो फैंसी चीजें हैं कि हम 360 करते हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, वो रूट लेवल पे काम नहीं करती। 6 महीने में या साल में एक बार किसी से पूछ लिया, हाउ आर यू जसलीन, डू यू रियली थिंक, अगर मैं आपसे पहली बार मिलूं, मैं बोलूं जसलीन कैसी हैं आप क्या बोलेंगे? गुड। यू विल नेवर शेयर योर प्रॉब्लम्स विद मी, यू विल नेवर शेयर योर डिफिकल्टीज विद मी। आप करेंगी या नहीं करेंगी? नहीं करेंगी। तो वो गुड मैंने ले लिया कि भाई जसलीन ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ, भाई जसलीन ठीक है। हैप्पी हो अपने मैनेजर से? जी हाँ बिल्कुल हैप्पी हूँ। मैं आगे बढ़ गई, आपका जो फीडबैक है मैंने आगे ऊपर दे दिया। तो एक्चुअल डीप रूट हम गए? हम नहीं गए। एंड एक्चुअली हम यही कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू पर्सनली और योर कंपनी, बट जनरली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग दैट। तो आपको क्या लगता है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में ताकि हम लोगों से जेन्युइनली कनेक्ट हों और डीप रूटली उनको ग्रूम करें? क्योंकि इवेंचुअली देखो, ना हमारा ना आपका, किसी का भी मोटो ये नहीं होता है कि अपने जो हमने हायर किया है एम्प्लॉय उसको डिमीन करे। अगर कोई इंसान गलत है, कनिंग है तो वो भी इंसान ही और रीजन होगा उसका, लेकिन हम इंटरेस्टेड ही नहीं है उस जानने के लिए कि उसका रीजन क्या है। तो आपको लगता है कि HR में ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जहां पर आप वाई पूछना शुरू करो लोगों से, रादर देन नहीं किया ओके, अपने आप ही अजम्पशन कर ली और आगे बढ़ गए। आपको क्या लगता है वाई जरूरी है लाइफ में? वाई बहुत जरूरी है
एंड इनफैक्ट हम ये 3-6 महीने का भी वेट ना करें तो बेटर होता है, बिकॉज आई हैव सीन कि कई टीम्स हैं अब, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री अगेन आई वुड से, कि कौन कितना फ्रीक्वेंटली वो चीज़ चेक इन कर रहे हैं. लाइक यू नो मैनेजर्स के बीच में तो ऑलमोस्ट वीकली डेली चेक इन्स होते हैं, बट विद द सीनियर मैनेजमेंट ऑल्सो हम एक और लेयर डाल सकते हैं जहाँ पे मंथली चेक इन्स हों, दे गेट रेगुलर फीडबैक उनके बारे में कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, कौन कैसा है. एंड इन माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन कि जिसको लग रहा है ना कि ये नहीं काम कर पाएगा, कोई अगर किसी के बारे में लग रहा है तो वो आके बोल देते हैं. मतलब एटलीस्ट अभी तक मैंने ये देखा है, चाहे वो 3 महीने हुआ हो चाहे 6 महीने हुआ हो, वो चीज़ बहुत क्लियरली आ जाती है सामने. ओके. बिकॉज कहीं ना कहीं सी रिजल्ट्स या आप जो भी आउटपुट दे रहे हो वो क्वांटिफाई होगा, इट विल बी विजिबल आइदर इन टर्म्स ऑफ अगर आप क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहे हो तो उनके फीडबैक में रिफ्लेक्ट होगा, अगर आप इंटरनली काम कर रहे हो तो आपके वो डेली के वर्क में रिफ्लेक्ट होगा. फाइनली आपको विजिबिलिटी तभी मिलती है व्हेन यू सी कि हम डेटा पे बात कर रहे हैं. ये नहीं हुआ, 10 काम दिए थे 8 हुए हैं, ओके 80% यू आर देयर. दो काम दिए थे, क्यों नहीं हुए, वैलिड रीजन है, ओके नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. सो यू आर टॉकिंग अबाउट हार्ड डेटा, आप फैक्ट्स पे बात कर रहे हो. ओके, राइट. सो जब हम बात करते हैं एचआर की, तो आपको क्या लगता है कि एचआर का ऑडिट कैसे होना चाहिए? उनको किस बेसिस पे जज करना चाहिए कि एचआर डिपार्टमेंट सक्सेसफुल हो गया? कैसे, कब, पैरामीटर्स क्या हैं उसके? सो एचआर सी जैसे मोस्ट कंपनीज पल्स सर्वेस करती हैं, राइट, यू नो एवरी मंथ या उस फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड कर सकते हो टू जज द जनरल सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस क्वोशेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या टू जज कि ओके अभी क्या पल्स चल रहा है. इनको पल्स सर्वे इसीलिए बोलते हैं कि ओके यू आर गेटिंग द सेंस ऑफ यू नो योर एम्प्लॉइज कि क्या चल रहा है उनके माइंड में, राइट. तो इससे काफ़ी कुछ इनपुट्स मिल जाते हैं कि ओके क्या चल रहा है. एंड अगेन हम यहाँ पे भी डेटा की बात कर रहे हैं. यू गेट टू सी ओके कि 200 लोगों ने फॉर्म भरा है, उसमें से 100 लोगों ने बोला है कि हाँ दे यू नो 5 में से 4 रेटिंग दी है, तो दे आर समवेयर हैप्पी, राइट. अब बाकी जो 100 लोग बचे उसमें से 50 ने बोला है वो 2-3 रेटिंग दे के नहीं, आई एम समवेयर देयर बट कुछ बेटर हो सकता है. और जो तीसरे लेवल वाले हैं वो रिमार्क्स वाला कॉलम भी भरेंगे कि नहीं ये सजेशंस हैं, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करो, इफ़ यू डू दैट देन आई विल बी हैप्पी. तो कौन सा सर्वे ज़्यादा बेटर है? ये जो पल्स सर्वे होता है उसमें आप एम्प्लॉय का नाम लेते हैं, डेजिग्नेशन लेते हैं? नहीं, एनोनिमस सर्वेज होते हैं. देन इट्स फाइन, बिकॉज अगर एनोनिमस हैं तो ही इम्पैक्ट फुल होंगे. Absolutely. अदरवाइज तो पता ही है कि मेरा नाम आ जाएगा, मैं बाहर कंपनी से. राइट. नहीं, वो चीज़ का फिर कोई यूज नहीं है करने का, इट्स जस्ट अ टाइम वेस्ट अगर आप पूरा उनका डिटेल लग रहे हो. सो डिड यू गेट हेल्प फ्रॉम दीस पल्स सर्वे? ऑफ कोर्स. सो पल्स सर्वेस करने का एक ये मोटिव था कि वी कैन सी कि किसको क्या ट्रेनिंग चाहिए, राइट. उससे काफ़ी इनसाइट्स मिलते हैं कि अच्छा यहाँ पे इस टीम में स्पेसिफिकली ये चीज़ कम है एंड दे नीड सम ट्रेनिंग्स टू इम्प्रूव दैट, और अदरवाइज यू नो और क्या इंटरवेंशंस हो सकती हैं. एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ आपको पता चलती हैं कि किस टीम में ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पे टीम बॉन्डिंग बेटर है, वहाँ हम टीम बॉन्डिंग एक्टिविटी नहीं करेंगे, राइट. वहाँ पे हम कुछ और करेंगे. दूसरी टीम में यू कैन सी क्लियरली कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा होते हैं, और तो वहाँ पे हम उस टाइप की ट्रेनिंग करेंगे. एक टीम में यू विल सी कि अच्छा यहाँ पे मैनेजर सेटिस्फैक्शन लेवल कम है, राइट. तो वहाँ पे आप उनके मैनेजर को ट्रेनिंग देंगे कि हाउ टू गिव एंड रिसीव फीडबैक, उस टाइप से. सो आपको अलग अलग पल्स सर्वे से आपको सेंस मिलता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है एज एन एचआर, क्या इंटरवेंशंस आप कर सकते हो सो दैट ये सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाए एंड बिजनेस डजंट यू नो गेट इम्पैक्टेड. वेरी वेरी राइटली सेड. बिकॉज जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर क्यों होती है कल्चर बिल्ड करने की? आपको लगता है कि दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्चर? हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्चर इन कंपनी? सी कल्चर एक एक पर्सन जो इस कंपनी में काम कर रहा है उससे बनता है. इफ़ यू आर इन अ फैमिली ऑफ 5, एक फैमिली का जो रिप्रेजेंटेशन है आउटसाइड, इट विल डिपेंड ऑन एवरी पर्सन बिलोंगिंग टू दैट फैमिली. सिमिलरली इन अ कंपनी 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग किस टाइप से काम कर रहे हैं, वो एक एक पर्सन उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके कल्चर को भी, उसकी ब्रांडिंग को भी, राइट. तो कल्चर सिर्फ एचआर से नहीं बनता, सिर्फ एक टीम से नहीं बनता, या सिर्फ उनके जो चला रहे हैं कंपनी उनसे नहीं बनता. इट हैज़ वेरियस लेवल्स, हर लेवल पे बनता है.
HR can only give a direction. Hmm. It can set values, it can set के okay ये हमारे parameters हैं, these are the non-negotiables, right? Integrity हो गया, team collaboration हो गया, you can give the non-negotiables कि okay ये तो हमारे basic benchmarks हैं which we have to follow. तो HR can give a direction, but जो आगे वो follow होगा या एक बनेगा टीम में या कंपनी में, उसके लिए everyone is responsible. आई लाइक दिस स्टेटमेंट, समुद्र में कैसे तैरना है तो जसलीन को आ गया है। तो मुझे ये बताओ कि जो नए लोग हैं जिनको स्विमिंग नहीं आती, तो वो समुद्र में कैसे अच्छे से तैर सकते हैं? क्या टिप्स हैं आपकी तरफ से? आई वुड से 2-3 चीज़ें ब्रॉडली, लाइक पहले भी जैसे मैंने बोला कि एक मेंटर को जितना जल्दी यू कैन पकड़ सकते हो पकड़ लो व्हेन यू आर इन कॉलेज, तब अदरवाइज इन योर फर्स्ट जॉब। एंड मेंटर कैसे ढूंढना है, अगेन बहुत लोग हैं मार्केट में, लिंक्डइन पे देखो, अपने टीचर से पूछो, नेटवर्किंग करो, गो टू इवेंट्स, करियर मेंटर फेयर्स कैसे ढूंढते हैं? चलिए आप बताइए, आपने अपना मेंटर कैसे ढूंढा? मेरे फर्स्ट मेंटर मेरी फर्स्ट जॉब में मिले मुझे। ओके। मुझे इसी चीज़ का है कि मुझे कॉलेज में कोई नहीं था गाइड करने के लिए, बट इन माय फर्स्ट जॉब माय मैनेजर, माय वीपी, दे वर देयर फॉर मी टू टीच एवरीथिंग, एंड दे वर वेरी पेशेंट ऑल्सो, सो आई स्टिल रिमेंबर देम। वो इसीलिए बिकॉज दे एडेड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन व्हाट आई एम टुडे। वाओ। सो एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, डू अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स। कई बार होता है कि आपको एकदम से जॉब नहीं मिलती है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। आई वुड से 6 महीने की इंटर्नशिप करो, 1 साल की इंटर्नशिप करो, जस्ट कीप लर्निंग, बिकॉज आपको वो कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिल रहा है साथ में। एंड कई बार प्लेसमेंट्स भी डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज दैट यू आर कमिंग फ्रॉम, वो एकदम से नहीं मिलती हैं। तो प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं जसलीन, बहुत सारे कॉलेजेस ने आजकल टैग लगा दिया है बिकॉज दे आर टेकिंग ह्यूज अमाउंट फ्रॉम देम कि 5 या 6 लाख से नीचे आपने जाना ही नहीं है। तो आपको लगता है ये सही है? इन टर्म्स ऑफ सैलरी, सी कई कॉलेजेस ने नहीं किया है, स्टूडेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट टियर 1 कॉलेजेस, सिर्फ 2-3% हैं, IIMs, IITs, 2-3% भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ। बाकी टियर 2, टियर 3, टियर 4 सबके एक अलग अलग सैलरी स्लैब्स हैं, जिनमें वो उन्होंने बोला कि ओके हमारे स्टूडेंट्स का एक ये एवरेज इससे नीचे नहीं जाएंगे, इससे नीचे नहीं जाएंगे। तो डू यू थिंक कि वो उनकी ग्रोथ रोक रहे हैं या उनको गलत एक्सपेक्टेशंस दे रहे हैं? बिकॉज अभी आपने कहा कि लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर्नशिप जितना करेंगे, तो जब ये बैंड्स आ जाते हैं तो वो लर्निंग रुक जाती है आपके हिसाब से, या इट्स गुड टू हैव दोज बैंड्स एंड उसी बार पे आप बाहर जाएं तो ज़्यादा बेटर है? सो कॉलेज जो ये बैंड्स बनाते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, दीज डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? उन्होंने पास्ट डेटा को रेफर किया होगा, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट्स इस रेंज में गए थे, तो नाउ वी आर सेटिंग द बार फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग अकॉर्डिंगली। उसी के अकॉर्डिंग वो बनाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर अगर 5 to 6 lakhs पर एनम का हमारा एवरेज था, नेक्स्ट ईयर वो 7 to 8 का ट्राई करेंगे, क्योंकि ये हमारा एवरेज है। एंड विद द काइंड ऑफ एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग विच आर इंक्रीजिंग, वो एक उस हिसाब से डेटा को माइंड में रख के ये बढ़ाते रहते हैं। सो आई वोंट से कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम एज सच, ये उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, इट इज़ सेटिंग अ स्टैंडर्ड फॉर देम। एंड जो जिन स्टूडेंट्स का नहीं हो पाता है सिलेक्शन, दे गो फॉर आउटसाइड प्लेसमेंट, तो वो इससे कम में भी ले रहे हैं। सो मोस्टली कैंपस प्लेसमेंट्स स्पेशली टियर 2 एंड बिलो में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है। टियर 1 में यू हैव दैट कॉलेज का टैग विद यू, तो ऑलमोस्ट आई हैव सीन 90% स्टूडेंट्स बहुत इजीली प्लेस हो जाते हैं। वो 10% आउटलायर्स होते हैं जो एक बड़े कॉलेज में जाके भी नहीं हो पाते हैं सिलेक्ट, सो दे हैव टू पुट देयर ओन एफर्ट्स उसमें। ये जो जसलीन आज यहाँ बैठी है, वो अपनी पुराने वर्जन को एडवाइस देना चाहे जब वो कॉलेज से निकली थी, तो क्या 5 एडवाइस देंगी आप? आई वुड से कि गेट अ मेंटर अर्ली ऑन। ऑल्दो इन माई कॉर्पोरेट लाइफ मैंने बहुत सारे मेंटर्स के साथ डील किया है, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ देम, बट व्हेन यू आर इन कॉलेज यू आर वेरी डायरेक्शनलेस, राइट? आपको पता नहीं होता मैं किससे जाके पूछूं, एंड यू आर ऑल्सो फियरफुल कि मैं सवाल पूछूं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। टीचर से पूछूं, किससे पूछूं? तब तो चैट जीपीटी भी नहीं होता था, आजकल दैट इज़ देयर टू हेल्प यू सपोर्ट एज अ सेकेंडरी source. But if I go back and I tell my younger self, I would say that get a mentor, do more internships, have a growth mindset. Continuous learning is very important if you want to
build a very strong career for yourself. Okay. Yeah. So that's advice you'll give. Yes. How emotional quotient is important as per you? Emotional quotient, I would say that when you are working with teams, Hmm. you need to have that personal connect with your team members, right? And when you are dealing with humans, so you're not dealing with machines. आप machine के साथ वो assembly line वो अलग काम होता है, but these days आप team में काम कर रहे हो, आप एक और human के साथ काम कर रहे हो. So if you don't understand them personally, you don't have that rapport building with them, then कहीं ना कहीं वो mismatch रहेगा, and in the long run it would create more conflicts. Okay. So being emotionally intelligent, having that emotional quotient, is very important to have a firm rapport with your colleagues so that you can collaborate well. एक वो empathy होनी चाहिए आपको कि ओके किसी के not just professionally, even on a personal level, somewhere at some point you should know कि किसके घर में क्या चल रहा है, right? When you have that personal connect with your team members, you would of course know कि किसको कब क्या ज़रूरत पड़ रही है, and you'll be there for them. So एक वो personal connect होना बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं. Very And वहीं nice. से एक ये emotional intelligence वाली चीज़ आती है कि that अगर किसी में नहीं है तो of course trainings are there, you should get one. So how important is training as per you? Right, of course. See, trainings are there at different levels. Like when you are transitioning from campus to corporate, you get a lot of basic trainings. जिसमें business communication is there. How to take feedback, give feedback. उस पे होती है, टाइम मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग होती है. एज यू ग्रो इन द कॉर्पोरेट, ये लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग बढ़ते जाते हैं. लाइक स्टार्टिंग में था हाउ टू रिसीव फीडबैक, एक सीनियर लेवल पे होगा हाउ टू गिव फीडबैक टू अदर्स, या फर्स्ट टाइम मैनेजर्स हैं उनको होगा कि हाउ टू कोलैबोरेट वेल विद योर टीम, उनसे कैसे काम करवाना है, क्या बोलना है, कैसे टाइमलाइन सेट करनी है, गोल सेटिंग कैसे करनी है. तो एट एवरी लेवल देयर वुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग जो होनी चाहिए और बहुत मैंडेटरी है. सो ओवरऑल एक एकेडमिक बैकग्राउंड भी जो आपका सेट होता है वो इसीलिए है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मतलब कॉलेज में भी ट्रेनिंग ही मिल रही है. सो ऑल थ्रू दी लाइफ ट्रेनिंग्स हों चाहे वो सेल्फ लर्निंग हो, दिस शुड बी अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच जसलीन. आपने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करी अपने एक्सपीरियंस से, दैट वाज रियली नाइस. तो मैं जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कुछ 4-5 टिप्स दीजिए कॉलेज के बच्चों को भी और जो HR उन्हें हायर कर रहे हैं, ताकि ये जो ट्रांजैक्शन है बड़ा स्मूथ हो जाए ये. So I would say if you're transitioning from campus to corporate, 3-4 चीज़ें जो आप ध्यान में रख सकते हैं वो ये हैं कि एक ऑलवेज जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, डोंट ट्राई टू फेक योरसेल्फ. वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज में समझ आ जाता है कि आप कितना जानते हैं, आप कितना फेक कर रहे हैं, राइट? आपने CV पे कुछ भी लिखा हो, वो एक जनरली आजकल होता है कि लोग टेम्पलेट फॉलो करते हैं या कॉपी पेस्ट कर देते हैं. तो वो जब आप डेप्थ में बात करेंगे तो समझ आ जाएगा कि आप कौन हो एक्चुअल में. सो डोंट ट्राई टू फेक इट, बी योर सेल्फ, बी जेन्युइन. वो चाहे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हों, वो सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है कि ओके ये ग्रूमेबल है. सामने वाला अभी आपको एज अ परफेक्ट कैंडिडेट नहीं देख रहे, दे आर ऑल्सो सीइंग, स्पेशली इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ कैंपस, कि इसमें पोटेंशियल कितना है. सो हैव दैट पोटेंशियल. एक ओपन लर्निंग माइंडसेट आप शो कर सकते हो, एक फ्लेक्सिबिलिटी आप शो कर सकते हो. कई लोग होते हैं सीधा जाके पूछते हो कि मुझे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, मुझे वर्क फ्रॉम होम मिलेगा नहीं मिलेगा. सो ये चीज़ें पहले नहीं पूछो, पहले एंटाइटलमेंट्स आ जाएंगी तो सामने वाले को लगेगा ओके ये तो एंटाइटलमेंट्स पूछ रहा है, व्हाट वैल्यू कैन ही और शी ऐड टू माय कंपनी, शो दैट. पर आजकल जेनजी बहुत डिमांडिंग है कि कितना सैलरी दोगे आप, क्या क्या मुझे मिलेगा, क्या क्या होगा. दे टू फोकस ऑन द आउटकम कि मुझे क्या मिलेगा रादर देन व्हाट आई एम कंट्रीब्यूटिंग. बिकॉज उनके पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं, राइट? यू वुड से दे आर नॉट इन अ सर्वाइवल मोड. उनके पेरेंट्स ने उनके लिए एक वो बेसिक सेट करके रखा हुआ है. सो दे हैव वो सर्वाइवल मोड से काफ़ी आगे निकल चुके हैं. सो नाउ दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. उनको पता है यहाँ नहीं होगा तो मैं कुछ और तो कर ही लूँगा, राइट?
तो इसलिए वो उनको होता है कि मैं पहले एंटाइटलमेंट पूछ लूँ। सैलरी का की जहाँ तक बात है, दे नो वो कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, उनको पहले ही पता है कि ये सैलरी बैंड है। तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। बट अगेन एक ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। सामने वाले को पोटेंशियल दिखना चाहिए। अगर आपने 4 चीज़ें करी हैं, वो पूछ रहे हैं 5वीं भी कर लोगे, सो यू शुड बी ओपन टू लर्न दैट एंड शो योर सीरियसनेस उस चीज़ में। एंड वेरी नाइस। एडेप्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, आई वुड से। इफ़ यू आर एडेप्टेबल यू कैन डू एनीथिंग। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच जसलीन हमारे शो पे आने के लिए। और आई थिंक जो आपने टिप्स दी हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, आई एम श्योर अगर वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें सो दे कैन बिकम अ वेरी गुड एम्प्लॉय। एंड जैसे आपने बताया कि हमारा भी दायित्व है कि हम उनको सपोर्ट करें। जब वो आए हैं तो उनको तैरना नहीं आता। आई थिंक हैंड होल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सभी एचआर को हैंड होल्डिंग करनी चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि अभी अभी नया बच्चा आया है तो अपनी विजडम से उसे ट्रेन करना शुरू करें। एक्सपेक्ट ना करें कि आया है तो बस काम आता ही होगा। सो Absolutely. थैंक यू सो मच जसलीन। Thank you, Simran, for hosting me. Thanks a lot.